नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जैसे जैसे भारतीय एकता का माहौल हमारे भारतीय भाई बहनों में बढ़ने लगा है, इसका प्रचार प्रसार माने बढ़ रहा है और हमारे भारतीय भाई बहन ये महसूस करना शुरू कर दिए हैं कि हमारे देश के लोगों में भारतीयता आधारित भाईचारा, एकता, सद्भाव, अखलाक मोहब्बत की कितनी ज़रूरत है। अब ये महसूस वो करने लगे हैं और ये बहुत ही सुखद ये संकेत हैं। दूसरी बात कि और अब अच्छा दूसरा क्या बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वजूद को, जो हमारा संवैधानिक वजूद भी है इस देश, इस मुल्क में, और हमारा वास्तविक वजूद भी है और हमारी जो पहचान है कि हम भारतीय हैं, लेकिन एक बात की थोड़ी सी सावधानी कि इसका कोई प्रचार नहीं करना है कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय, ऐसा नहीं करना है। कोई मौका आए तो इसको बल देना है, कोई इस तरह की बात आए उसको बल देना है, उसको कर देना है, लेकिन इसका कोई दिखावा नहीं करना है, पाखंड नहीं करना है। ऐसा जरूर करना है कि हम भारतीय हैं और हमारे सभी देश वाले भारतीय हैं और हम ऐसा व्यवहार करें, ऐसा आचरण करें कि वो भी हमारे भारतीय भाई बहन लगे। इसी की आवश्यकता है और हर वक्त माने बात हो, चीज हो, व्यवहार हो, उनको अपनाना हो, उनको सहयोग करना हो, दफ्तरों में भी हो, ऑफिसों में भी जो व्यवहार हो बिल्कुल समानता के आधार पर। जाने के दफ्तरों में भी बड़ा पक्षपात होता है कभी कभी, तो ये सबकी दवा है भारतीयता की भाई कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन हैं और सबका काम होगा, लेकिन बारी और बराबरी के आधार पर। जब आपकी बारी आएगी तो तभी होगा और सब लोग बराबर हैं। तो बारी और बराबरी का तो एक सेवा करने का जो ये सिद्धांत एक वसूल भारतीय अवाम ताकत दल ने बनाया है उसको लागू करेगा। लेकिन वो जब लागू करेगा तो तभी आसानी होगी कि हमारे जो दफ्तर में काम करने वाले भारतीय भाई बहन हैं वो भी इसी भावना से माने ओतप्रोत होंगे और उनमें भी यही जज्बा रहेगा कि हम भी भारतीय हैं और जिनको सेवा दे रहे हैं वो भी अपने भारतीय भाई बहन हैं। इसलिए बारी और बराबरी का जो वसूल है, जो सिद्धांत जिस पर वो खिदमत करने को एक शैली लागू करने की बात कहता है भारतीय अवाम ताकत दल, उसके लिए आसानी हो जाएगी।
और एक सूचना तो जो है और भी उत्साहवर्धक है कि कोई हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज था, वहाँ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता गए, वो बोले कि भाई कि इस बार आप जो है आंख मीच करके समाजवादी पार्टी को आप लोग वोट करिए। उन्होंने कहा आप जितने मुसलमान लोग हैं तो वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बोले कि भाई कि कहाँ यहाँ कहाँ मुसलमान है, यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है। तो वो थोड़ा सा एक कुछ क्षण के लिए जो समाजवादी पार्टी के लोग थे थोड़ा सा ठिठक गए कि ये क्या बात हो गई। तो बोले कि अरे क्या हो गया, क्यों ऐसी बात करते हैं। कहले हम भारतीय हैं और मुसलमान कहाँ हैं। तो इसलिए ये मुसलमान कहना आप छोड़ दीजिए। उनकी इस बात को बस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो भी नेता वगैरह हैं तो बोले कि अच्छा वो जो यूट्यूब वाले सर हैं उन्होंने जो बरगलाया है, उन्होंने जो भड़काया है उसी का असर है। अब देखिए ऐसा है कि उनकी भाषा पर मत जाइए। ये भारतीय जनता दल या मैं सभी अपने भारतीय भाई बहनों जो 125 करोड़ लोग हैं हमारे इस देश के, सबको हम एक करना चाहते हैं, तो उसको ये कह रहे हैं कि ये हमने सबको भड़काया है। ये समाज में भड़का करके जो विघटन पैदा किए, विभेद पैदा किए, नफरत पैदा किए और इसी पर राजनीति चलाई, वो भड़काना नहीं है। इनकी मानसिकता को जरा पढ़िए। समाजवादी भी हों, चाहे बहुजन समाजवादी हों, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके तृणमूल कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले हों, सब जो है इस समाज में विघटन, एक दूसरे के खिलाफ और नफरत और एक संदेह, तनाव, कहीं कहीं तो हिंसा भी, इस पर जिन्होंने नीति चलाई है, घटिया नीति या स्वार्थ नीति, और जिसको कि इन समूहों ने राजनीति का नाम दिया हुआ है, तो वो भड़काना नहीं था, वो भड़काना नहीं है। आज जब भारतीय जनता दल सभी भारतीय भाई बहनों को, उनको जो वास्तविक वजूद, वास्तविक और पहचान, संवैधानिक वजूद, संवैधानिक पहचान के विषय में उनको अवगत करा रहा है कि यही आपका वास्तविक वजूद है, यही आपकी वास्तविक पहचान है, और इसी के आधार पर सब कुछ आपकी एकता हो, भाईचारा हो, सद्भाव हो, इखलाक मोहब्बत हो, मेल जोल हो, आपसी सम्मान हो, सब कुछ इसी के आधार पर होने की जरूरत है। तब ये कह रहे हैं कि मैं या भारतीय जनता दल लोगों को भड़का रहा है, तो ये उनकी मानसिकता को दिखाता है कि किस मेंटल मेकअप के लोग हैं, मेंटल बेंटअप के लोग हैं, और किस नजरिए के और कितना गिरा हुआ उन समय का दृष्टिकोण है। तो वो चले गए। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में ये जज्बा पैदा हो रहा है कि वो बिल्कुल खुल करके ये पूरा कि भाई हम मुसलमान नहीं हैं बल्कि हम भारतीय हैं, हमारी आस्था इस्लाम की है, लेकिन हमारी असली पहचान के भारतीय हैं। अब ये जब सरेआम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये कहने को आगे आ रहे हैं, तो हमको उम्मीद है कि कोई भी भारतीय समाज का तबका पीछे न रहे। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो भी आगे बढ़ के कहें कि हम वो हिंदू तो नहीं है, हम सिर्फ भारतीय हैं। हमारी आस्था हिंदू सनातन की है, जो कि बहुत 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 पुरातन है। वो हम व्यक्तिगत रूप से निभाएंगे और भारत भारतीयता को मजबूत करने में उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारी जो पहचान है कि हम भारतीय हैं, और इसी के आधार पर
हम अपने 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 भारतीय समाज में एकता, भाईचारा और मजबूती लाएंगे। ये हमारे इस माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी आगे आए। ये बहुत बड़ा एक सबक है। और उसी प्रकार जो हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो भी आगे हैं। वो भी ये कहें कि हम ईसाई नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हमारी पांथिक आस्था जो है वो ईसाई की है, लेकिन हमारा वजूद इस मुल्क में, हमारी पहचान, हम भारतीय हैं। अब इस तरह से जो है बिल्कुल पूरी डट करके, पूरी दृढ़ आस्था के साथ जो है ये कहने की आवश्यकता है। और अब उसी आधार पर हमारे जो सिख पंथ की आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, अब उनको भी आना चाहिए कि हम सिर्फ भारतीय हैं। हमारी आस्था जरूर सिख पंथ की है, जो हमारी व्यक्तिगत आस्था है उसको व्यक्तिगत रूप से निभाएंगे, लेकिन पूरे भारतीय समाज में एकता, भाईचारा, मजबूती, इखलाक, मोहब्बत, सद्भाव लाने के लिए हम इसी वजूद की, इसी पहचान का इस्तेमाल करेंगे। और जो कि हमारा यही वास्तविक और संवैधानिक वजूद है, पहचान है कि हम भारतीय हैं, इसी को एहसास करेंगे और एहसास करवाएंगे। तो हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी अब पीछे न रहें। वो भी जब भी मौका होगा कि हम भारतीय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो भाषाओं के आधार पर जो एक संकीर्णता आधारित पहचान बना करके समाज में एक भेद विभेद चलता है और भी चीज चलती हैं, तो हमारे जो बांग्ला भाषी हैं भारतीय भाई बहन, बांग्ला भाषा हमारी भारतीय भाषा है और उसका प्रयोग करने वाले, उसका इस्तेमाल करने वाले, उसको बोलने वाले भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं। तो अब जो बांग्ला भाषी भारतीय भाई बहन भी अब अपने को कहें कि हम बंगाली नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हम जो है जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बांग्ला भाषा भी भारतीय भाषा है। और ये पश्चिम बंगाल भी हमारे उस भारत जो हमारी मातृभूमि भारत है, उसी का एक भूभाग है, उसी का एक टुकड़ा है। तो हमारे जो वास्तविक वजूद है, वास्तविक जो हमारा अस्तित्व है, वास्तविक जो हमारी पहचान है, हमारी संवैधानिक पहचान भी है, हम भारतीय हैं। बाकी चीज़ें गौड़, बाकी चीज़ें इसी से संबंधित, लेकिन हमारा असली जो पहचान है ये हम भारतीय हैं। इस तरह की शुरुआत हमारे जो विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले हैं भारतीय भाई बहन, वो भी आगे आए। तो हमारे बांग्ला भाषी भारतीय भाई बहन भी ये इस विषय में अब आने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार दक्षिण भारत में रहने वाले जितने भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारी तमिल भाषा, जो भारतीय भाषा है, उसका इस्तेमाल करने वाले, उसका प्रयोग करने वाले, उसको बोलने वाले, अब बिल्कुल आगे आएंगे भाई कि हम तमिल नहीं हैं, हम भारतीय हैं। तमिल हमारे मुल्क की एक भारतीय भाषा है, इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन हमारी पहचान, हमारी जो अस्तित्व है, हमारी जो आइडेंटिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी जो है, और हमारी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है इस मुल्क में, ये हम भारतीय हैं। बाकी चीज़ें उसी के मुतल्लिक, उसी से संबंधित, लेकिन जो वास्तविकता है कि हम भारतीय हैं। तमिल भाषा एक भारतीय भाषा है, उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो हम एक भारतीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हम
भारतीय हैं। इसलिए वो संकीर्णता आधारित जो है कि तमिल के आधार पर जो है अपनी पहचान से बाहर आकर के अब भारतीयता का एहसास करते हुए अब वो भी आगे आए और कहें कि हम सिर्फ भारतीय हैं, हम एक भारतीय भाषा तमिल का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, बोलते हैं आपस में। इस प्रकार हमारे मलयालम भाषी भारतीय भाई बहन भी वो भी आगे आए। उनसे भी अपेक्षा यही है कि अपने को कहें कि हम सिर्फ भारतीय हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडेंटिटी है और जो कि वास्तविक वही आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस है कि हम भारतीय हैं। और ये सही है कि एक मलयालम हमारे एक बहुत आदरणीय भारतीय भाषा है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं, तो हम भारतीय हैं और एक भारतीय भाषा मलयालम का प्रयोग करते हैं। तो जो वास्तविकता है कि हम भारतीय हैं और हम एक भारतीय भाषा का प्रयोग करते हैं, बाकी चीज़ें इससे संबंधित गौर। इसी प्रकार हमारे कन्नड़ भाषी, हमारे जो कर्नाटक के लोग हैं, वो भी पीछे न रहें, वो भी अपने को भारतीय के रूप में एसर्ट करें कि हम सिर्फ भारतीय हैं। और हमारा जो वास्तविक जो हमारा अस्तित्व है, वास्तविक जो हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं, हमारा यही संवैधानिक पहचान भी हमारा संवैधानिक अस्तित्व है। और एक कन्नड़ एक हमारी बहुत ही आदरणीय भारतीय भाषा है, तो उसका हम इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और उस पर उन्हीं को नहीं, पूरे देश को गर्व है कि हमारी एक बहुत खूबसूरत भारतीय भाषा है। और लेकिन पहचान के रूप में ये हम भारतीय हैं। इसलिए कि यही एहसास होगा तो समझ जाइए कि जो कावेरी जल विवाद को लेकर के ये सब फैलाते रहते हैं आपस में भेद विभेद, वो भेद विभेद भी मिट जाएगा। हमारे तमिलनाडु में रहने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, जो कर्नाटक में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जब ये एहसास बढ़ेगा तो वो भेद विभेद मिट जाएगा और कावेरी जल विवाद का एक बिल्कुल सर्वमान्य हल जो और सबको खुश करने वाला, सबको सहमत करने वाला उसका हल भी निकल आएगा कावेरी जल विवाद का। उसी प्रकार जो तुंगभद्रा नदी के जल के पर जो विवाद है, तो खास करके कर्नाटक में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में और आंध्र प्रदेश में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में है, उसका भी एक सर्वमान्य हल और सर्वसम्मत हल निकलना बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा। तो ये इस तरह की तमाम बुद्धियों का, तमाम समस्याओं का समाधान एक ही है, भारतीयता। देखिए, भारतीयता की बात वो लोग इंडियन कहते हैं, वो बाहर करते हैं, लेकिन महसूस करने की कितनी ज़रूरत है भारत को इस देश के अंदर, यही एहसास भारतीय ओम ताकत दल लोगों को करवा रहा है। उसी प्रकार हमारे जो है तेलुगु भाषी, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो चाहे तेलंगाना में हो, तो वो भी पीछे न रह, आगे आए। कहें हमारा वास्तविक, हमारा जो है वजूद, वास्तविक जो हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है कि हम भारतीय हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी, यानी संवैधानिक हमारा जो अस्तित्व है, संवैधानिक हमारी जो पहचान है, हम भारतीय हैं। और तेलुगु एक आदरणीय खूबसूरत भारतीय भाषा है, उसका प्रयोग हम करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक अस्तित्व पहचान का सवाल है, हम सिर्फ भारतीय हैं। तो उस संकीर्णता आधारित तेलुगु के आधार पर जो पहचान है, उससे बाहर आकर के जो बहुत महान है, बहुत उसकी अपेक्षा बहुत ही ऊंचा है,
भारतीय पहचान में आए और इसी को जब भी मौका मिले उसी को एसर्ट करें। तो अब सबको आना होगा। अब गुजरात में जो रहने वाले भारतीय भाई बहन है वो गुजरात गर्वी से ये कुनबे से बाहर आ करके भारतीयता के माहौल में कि हम भारतीय हैं, हमारा वजूद भी भारतीय है, हमारा अस्तित्व भी भारतीय है, हमारी पहचान भी भारतीय है। और गुजराती एक खूबसूरत और आदरणीय भारतीय भाषा है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। और ऐसे ही हमारे उड़िया भाषी भारतीय भाई बहन भी वो पीछे न रहें। इस प्रकार ये तो हो रहा। और इस प्रकार प्रांतों में जो रहने वाले, पंजाब में रहने वाले जो अपने को पंजाबी के साथ आइडेंटिटी करने ही नहीं, पंजाब एक हमारे जो हमारा देश है उसका एक भूभाग है, वो माने उसका एक टुकड़ा है और एक प्रशासनिक इकाई है। लेकिन जहाँ तक वजूद का सवाल है, पहचान का सवाल है, कि हम भारतीय हैं। सभी कश्मीर में भी, कश्मीर में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी आस्था के हों, हम सभी भारतीय। कश्मीर से बाहर आने की आवश्यकता है, सिर्फ भारतीय। आसाम में असमिया भाषी जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, वो भी अपने को असम हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर भी रहने वाले सभी भारतीय भाई बहन इस बात को समझे, एसर्ट करें और अब इसी पहचान और इसी वजूद से जो है वाकिफ हों और उसी का एहसास करें। और पूरे देश को इस भारतीयता के माहौल में आने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात की सावधानी रखने की आवश्यकता है कि इसका पाखंड नहीं करना है, इसका दिखावा नहीं करना है। जब भी मौका है, जरूरत है, तो कहीं ना भाई हम सिर्फ भारतीय हैं और हमारे देश के लोग भी भारतीय हैं, इसलिए हमारा व्यवहार भारतीयता आधारित करने की आवश्यकता है, बस। तो आज जो हमारे वही फिर से दोहरा रहा हूँ, हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज ने जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो जवाब दिया, वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है, वो मिसाल है। और सभी लोग अब बिल्कुल खुल करके इस पहचान के साथ आए और इस पहचान के साथ आएंगे तब ये जो भारतीय समाज की जो विघटनकारी ताकतें जो राजनीतिक दल अनुवेश में हैं, वो धीरे धीरे किनारे वो होती जाएंगी। तब शायद असदुद्दीन ओवैसी लोग, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका समाज कहाँ चला गया। तब अनुप्रिया पटेल जैसे लोग सोचेंगे कि उनका समाज कहाँ चला गया। तब ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग सोचेंगे कि उनका समाज कहाँ चला गया। संजय निषाद जैसे लोग सोचेंगे कि उनका समाज कहाँ चला गया। समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे भाई जो हमने कुनबा बना रखा था वो कहाँ चला गया। ये बहुजन समाज पार्टी के लोग भी समझेंगे जो उन्होंने एक कुनबा बना रखा था वो कहाँ चला गया। इस प्रकार सभी लोग सोचेंगे। ममता बनर्जी भी सोचेगी कि जो हमने कुनबा एक बना रखा था पश्चिम बंगाल में वो कहाँ चला गया। वो तो सब बंगाली तो रहे नहीं, अब तो सब भारतीय हो गए। उसी प्रकार जो स्टालिन भी बड़े शक्ति में पड़ जाएंगे कि भाई अब तो ये तमिल तो रहे नहीं, अब तो सब भारतीय हो गए। और कश्मीर में जो कश्मीरियत के नाम पर जो है वो उसी राजनीति वो जो चला रहे थे वो स्थानीय जो पार्टियां, वो भी शक्ति में पड़ जाएंगे भाई कि अब तो जो कश्मीर में रहने वाले सभी लोग अपने को भारतीय कहते हैं। तो और ये बीजेपी वाले जो हिंदुत्व को माने खोजवा रहे थे, तो कहे भाई अब वो हिंदुत्व तो कोई रहा नहीं, हिंदुत्व कोई रहा नहीं, सब तो भारतीय हो गए। तो इस प्रकार समझ जाए कि इसके आधार पर जितनी भी दुकानें चल रही थी, सब दुकानें धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी।
और सबको इसी बात पर आना होगा कि कोई भी राजनीति करनी है तो भारतीयता के आधार पर राजनीति करनी, और वही राजनीति चल सकती है। अब तक हमारे भारतीय समाज को, इस भारत को बहुत दुख दिया गया है, बहुत चोटें, बहुत घाव दिया गया है, और यानी इतना घाव, इतना चोट दिया गया है, विखंडन, नफरत और इसके आधार पर, जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया था, तो हो सकता है कि अब ये कहाँ से मतलब कि बात छूटी थी, हो सकता है कि कुछ रिपीटिशन भी आपको मिल सकता है। तो अब इसमें एक सुनने को आया हाँ, कि जहाँ एक और भारतीय आवाम ताकत दल लोगों में एकता, भाईचारा, सद्भाव, इखलाक, मोहब्बत, सभी कुछ भारतीयता के आधार पर होने के लिए कोशिश कर रहा है, समझा रहा है, निवेदन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ये समाज में विघटनकारी ताकतें, जो कि राजनीतिक दल हैं, उनकी करतूतें बंद नहीं हो रही। अब जो ये गद्दार राहुल गांधी है, जब भी चीन का मसला आएगा तो भारत के साथ गद्दारी करेगा। डोकलाम का मुद्दा आएगा तब भी भारत के साथ गद्दारी करेगा। हमारी सेना जो है सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तब भी गद्दारी करेगा। हमारी सेना जब बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर घुस करके स्ट्राइक करेगी तब भी गद्दारी करेगा। अपने किसी नेता से हमारे सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाएगा, और दुश्मन के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए वो दूध भेजेगा, और चीन से पैसे लेकर के चीन के पक्ष में और भारत के साथ गद्दारी करेगा, और सीए के मसले पर जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़का करके उनके कंधों पर बंदूक रख करके अपने स्वार्थ सिद्धि करेगा, जो है वो सत्ता वापसी की। कृषि कानून के नाम पर जो है फिर जो है वो किसानों को भड़काएगा इस देश के खिलाफ। तो जब वो अवसर नहीं है तो छोटे मोटे, अब एक बुजुर्ग है, अब देखिए बुजुर्ग जो है हमारे भारतीय समाज में और विश्व में कहीं भी आदरणीय होते हैं। भाई जो इस संसार में पहले आया है और पहले जाएगा भी वो समाज में आदरणीय होता है, और हमारे भारतीय समाज की तो बहुत बड़ी मान्यता होती है। तो और उसके साथ दुर्व्यवहार तो बहुत शर्मनाक बात है। तो इस रूप में देख और उसके साथ जो है मैंने कि ये मैंने फिजिकल असॉल्ट या उसको मैंने पीटा जाना तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त वाली बात है। तो इस रूप में इसको देखे जाने की आवश्यकता है, लेकिन इसको इस रूप में न देख करके अच्छा, और मान लीजिए जो अपराधी लोग हैं तो यदि कानूनी यदि कोई उसका बनता है तो जब उसको पकड़ धकड़ करके उसको ऐसी सज़ा देने की ज़रूरत है। कोर्ट वगैरह को छोड़ दीजिए, कोर्ट क्या सज़ा देगी, कैसे देगी, क्या उसकी प्रक्रिया, उस पचड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन उन अपराधियों को ऐसी सज़ा देने की आवश्यकता है कि फिर इस तरह की घिनौनी हरकत या हिमाकत करने की उनकी ज़रूरत ना हो, उनकी हिम्मत ना हो, उनकी आदत ही छूट जाए। इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये करने के बजाय फिर वही घिनौनी हरकत कि वो मारने वाले जय श्री राम बोलने वाले, फिर हिंदू मुस्लिम, और कौन वो जो गद्दार राहुल है,
अब चूँकि अब कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं इस देश में, तो जो कुछ भी उसको मिल रहा है उसी में वो गंदगी खोज रहा है और डाल रहा है, वो गद्दार राहुल और उसकी सेना, और साथ साथ ये बीजेपी वाले भी और भी समाजवादी वाली तमाम इस तरह की गंदगी वो फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चैनल वाले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जैसा सड़ा गला माल के अलावा अब इनके पास कोई और माल है ही नहीं इस देश को देने के लिए। ये हर वक्त जो है वही जहर हिंदू मुस्लिम का ये इस समाज को, इस देश को देते रहते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है, बहुत गौर से देखने की आवश्यकता है कि ये चैनल वाले भी हमारे इस समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए कितने बड़े खतरनाक और दुश्मन हैं। तो चूँकि संसाधन पर तो यही काबिज हैं, पैसे रुपए पर यही काबिज हैं, सिस्टम पर यही काबिज हैं, तंत्र पर यही काबिज हैं, तो अभी तो गुमान में है, लेकिन अपनी आदतों से ये बाज नहीं आ रहा। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इनको सबक सिखाने के लिए और राजनीतिक दलों को सबक सिखाने के लिए इन राजनीतिक दलों को उस ईवीएम मशीन पर, मत पेटी पर उनको जड़ से समाप्त करना है, नष्ट में नाबूद करना है और पूरी शिकस्त उनको देनी है। अब ये दृढ़ता, ये भावना जो है बिल्कुल और मूर्त रूप में और दृढ़ रूप में आने की आवश्यकता है। पिछले एपिसोड में चर्चा की गई थी कि ये कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार ने खुद एक अंग्रेज ह्यूम के द्वारा 1885 में करवाई थी। किस काम के लिए? मुखबिरी और दलाली के लिए, और वही काम करती रही। कमोवेश मुखौटा जरूर बनी रही कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। और खास करके ये जो मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये मैंने दो इस देश के बहुत ही खतरनाक गद्दार थे, और ये सब इतनी बड़ी साजिश किए थे कि पूरी परिदृश्य जो है और इनकी जितने इतिहासकार हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द वो इर्द गिर्द घूमता रहे। लेकिन इनकी करतूतों के विषय में देश को जानना बहुत जरूरी है। ये मोहनदास करमचंद गांधी, इसके पहले वो अफ्रीका में था, थोड़ा सा वो लोकप्रियता उधर वो लूट रहा था वो, और भारत में आने के पहले वो जो हमारे यानी शोषण जो शोषण कर रहे थे अंग्रेजी सरकार, और जिससे हमारा ये देश और हमारे देशवासी, हमारे भारतीय भाई बहन त्रस्त थे, दुखी थे उनके शोषण और जुल्म सितम से। उन्हीं की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरवादी तत्व हैं जो कि भारत के बाहर कुछ भी घटना होती है, मान लीजिए वो घटना आपके टर्की में होती है, सऊदी अरब में होती है और मिस्र में होती है, या अरब इमारेट्स में होती है, या जहाँ भी होती है, किसी भी मुस्लिम कंट्री में कोई घटना इस टाइप से होती है, तो उसको लेकर के यहाँ पर भारत में आंदोलन, भारत में उत्पात और इस तरह से तांडव वो करने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि इसके करने से यानी हमारा समाज कमज़ोर होगा, हमारा देश कमज़ोर होगा। एक
एक माहौल जो है पैदा होता है। ये इसकी परवाह वो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो कट्टरवादी तत्व जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, और ये भी बताया गया था, ये कट्टरवादी तत्व कमोबेश जो है वो जीएनपीसी के ही वो एजेंट होते हैं। ये बात जीएनपीसी के एजेंट होते हैं या कांग्रेस के एजेंट होते हैं, यदि ये बात पर यकीन न हो तो सन 1919 में 1919 में ये सब जो है टर्की के किसी मुद्दे पर ये कट्टरवादी तत्व जो है एक आंदोलन चला रहे थे, खिलाफत आंदोलन। वो कुछ झगड़ा था क्रिश्चियन वर्सेज और कुछ वहाँ का जो खलीफा था कमाल अतातुर्क कोई था या कमाल पाशा जो भी है, उसी बीच में उसको लेकर के भारत में ये अपना ये तांडव या और विध्वंस कर रहे थे। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उन कट्टरवादियों के आंदोलन को जो कि बाहर किसी मुद्दे को लेकर सब चला रहे थे भारत में, इसने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया, आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन का नाम दे दिया। तो जो भारतीय ताकत दल ये आशंका व्यक्त करता है कि ये जितने भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व हैं, और उन्हीं को लेकर के देखिए, ये जो कट्टरवादी तत्वों को लेकर के उनसे बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो इस तरह जीएनपीसी के एजेंट भी हैं और इस तरह की वो हरकतें करते रहते हैं, और उन्हीं को बहाना बना करके जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, उन्हीं का उदाहरण लेकर के पूरे के पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर वो निशाना साधते हैं। बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे। तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको जो है जो 1919 में खिलाफत आंदोलन था, उसको एक राष्ट्रीय आंदोलन या आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन का नाम दे दिया। इसी से तो साबित होता है ना कि जितने भी ये कट्टरवादी तत्व होते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के, वो जीएनपीसी के ही वो माने तत्व होते हैं, जीएनपीसी के ही एजेंट होते हैं। बिल्कुल ये प्रमाणित करता है। तो बात हो रही थी कि जो है ये जो मुखबिरी और दलाली या जो इनके जो करानी हिस्टोरियंस हैं एनपीसी के, मैंने जो उनके चाटुकार इतिहासकार हैं उनकी सेफ्टी वाल्व, तो सेफ्टी वाल्व की भूमिका कैसे इन सबों ने घटिया तरीके से निभाई, उसके कुछ नमूने देख लीजिए। तो इनके वक्त में हमारे देश की जनता ने, हमारे देश के भारतीय भाई बहन अंग्रेजी सरकार के जुल्म सितम से उब करके 3 बड़े आंदोलन हुए। एक तो जो है असहयोग आंदोलन, और उसी में एक खिलाफत जोड़ दिया है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। एक असहयोग नॉन कोऑपरेशन जो है, जो कि 1919 वो राउलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो और वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, और चौरी चौरा एक जगह है देवरिया जिले में, वहाँ पर थाना वाना फूके जाने की घटना आ गई और थोड़ी सी हिंसा हो गई। उसी हिंसा का बहाना लेकर के ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो आंदोलन जो जनता या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सितम से उब करके आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया था, उसको इसने, और जब वो अपने सफलता की ओर या अपने चरम की ओर बढ़ रहा था, सफलता की ओर, बीच में ही इसने बंद करा दिया, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। इस पर हमारे लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज लोगों को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही क्रोध भी आया।
तो ये पहला जो है इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सेफ्टी वाल्व की पहली भूमिका निभाई। दूसरी भूमिका देखिए, वो डंडी मार्च किया था, वहाँ तक वो एक पाखंड किया था डंडी मार्च का, और उसी के मतलब उसी के पीछे पीछे हमारे देश की जनता ने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। हमारे देश की जनता ने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने उस सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को भी इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बीच में इसलिए बंद कराया, क्या तर्क दिया कि हमको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड आरटीसी जो कि लंदन में होनी थी, उसमें भाग लेने जाना है, और उसमें भाग लेने जाने के लिए हमको इसके पहले लॉर्ड इरविन जो वायसराय था भारत का, उससे बात करनी है। तो लॉर्ड इरविन से बात करने के लिए इस आंदोलन को बंद करना पड़ेगा, ये उसने तर्क दिया। ये इसी कुतर के आधार पर वो जो एक आंदोलन खड़ा हुआ था सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस, उसको इसने बंद करा दिया। तो ये दूसरी उसका कुचक्र था, साजिश थी, सेफ्टी वाल्व के रूप में, यानी भारत के आज़ादी के आंदोलन को बंद कराने की, उसको कुचलने की। और उसी प्रकार एक दम भरा 1942 का भारत छोड़ो, और उसमें इसने एक पाखंडी नारा भी दिया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, करो या मरो, डू या डाई, सब कुछ किया। लेकिन उसको भी इन सबों ने जब कैद हो गए अलग अलग जेलों में, तो सुट हो गए। कोई जोर नहीं था कि भाई इस आंदोलन को चलाना है। तो ये तीन जो घटनाएं हैं, जो तीनों आंदोलन को बंद कराना उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि सेफ्टी वाल्व की भूमिका किस तरह से इसने घटिया तरीके से निभाई, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। और तो और चूँकि 1945 के आसपास, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध वो समाप्त हो गया था, तो ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये समझ गए थे कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं। अब इनकी साजिश का एक ही था कि सत्ता सौंप के जाएंगे, सत्ता जो है सिर्फ जो जवाहरलाल नेहरू को मिलनी चाहिए, इसी की पूरी साजिश की। देश जो बटा है इसी साजिश का एक परिणाम है। और उसमें यह हुआ कि भाई वो जाने के पहले एक इंटरिम कैबिनेट, एक अंतरिम मंत्रिमंडल गठित होना है, उसका एक प्रधानमंत्री बनना है, और जो कि कांग्रेस की ओर से बनना है। तो सन 42 से लेकर के 45 तक या 46 तक 5-6 साल जो है, हमारे लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। तो जब ये मालूम हुआ कि भाई जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा वही उस अंतरिम मंत्रिमंडल का वो प्राइम मिनिस्टर होगा, तो इन सबों ने, इन दोनों गद्दारों ने तुरंत इनसे इस्तीफा दिलवाया। मौलाना आज़ाद को से इस्तीफा दिलवा दिया कांग्रेस अध्यक्ष पद से। अब यह होगा कि नया कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा, और इन सबों को पूरी उम्मीद थी कि ये नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो बनवा देंगे। तो कांग्रेस के संविधान के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जो प्रांतीय इकाइयां हैं वो प्रस्तावित करते थे। 15 में से 12 ने प्रस्तावित किया था सरदार पटेल के पक्ष में, और 1 या 2 ने सीताभिरमैया पट्टाभिरमैया के पक्ष में किया था, किसी जेबी कृपलानी इत्यादि के पक्ष में किया था। नेहरू के पक्ष में किसी ने नहीं किया था। जरा समझिए, यानी कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं था जो कि नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष उसमें बनाना चाहता था, या और जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनता वही अंतरिम मंत्रिमंडल का
प्रधानमंत्री होता तो इसके पक्ष में नहीं था। अब जरा सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जो है ये जवाहरलाल नेहरू के होंगे कि जिसके समर्थन में कांग्रेस में कोई है ही नहीं, उसको ये कांग्रेस के अध्यक्ष के जरिए ये वो प्रधानमंत्री बनवा रहे थे। तो तब ये साजिश शुरू किया इसने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। अब जिनके पक्ष में वो प्रस्ताव हुआ था, अब उनसे इस्तीफा लेने लगा। सबसे पहले JB कृपलानी से लिया, फिर सीता पट्टा वीर मैया से लिया, और फिर सरदार पटेल जो है इस्तीफा नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो है वो दबाव डाल करके उनसे इस्तीफा ले करके ये नेहरू को आगे किया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। यह देश को जानना चाहिए। और जब इस तरह की ये साजिश और छीना झपटी चल रही थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि जब इस तरह की बात करें तो उससे तो लाख दर्जे काबिल और योग्य हम हैं। उन्होंने कहा भाई कि मैं भी इसका दावेदार हूँ प्रधानमंत्री पद का। तो वो तब सोचे कि भाई हम तो वो कांग्रेस को दाब दूब करके इसे नेहरू को तो आगे कर दिए, अब ये कहाँ से आया ये कबाब का हड्डी। तो और इसके बाद फिर उनका जो मेडिकल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कांग्रेसियों की चिट्ठी लिखा कि भाई ये जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है, उनकी हड्डी में तपेदिक है। ये चिट्ठी कांग्रेसियों जो लिखे थे वह सार्वजनिक हो गई, पब्लिक हो गई, ट्रांसफायर हो गई और पब्लिक में भी फैल गई। और इन समूह की छीना झपटी को देख करके ये देश में पूरा एक दहशत का माहौल हो गया था कि वह देश इन दोनों के झगड़े में देश बढ़ जाएगा। और जब ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई तो देश ये सोचा कि भाई यदि जिन्ना जो कि कुछ ही वक्त के मेहमान हैं, कुछ महीना, कुछ साल या कुछ दिन के मेहमान हैं, तो इनके प्रधानमंत्री बनने में कोई हर्ज नहीं, कोई खतरा नहीं है। और फायदा क्या है कि हमारा देश, हमारा मुल्क बंटने के खतरे से बच जाएगा, ये फायदा है। तो इस पक्ष में जो है पूरे देश की जनता, पूरे देश की आवाम हो गई थी। ये तथ्य जो है हमने खुद, जब मैं 18-19 साल का था, चूंकि ये मेरे मस्तिष्क में पच नहीं रहता, और हमारे मस्तिष्क नहीं, कोई भी सोचेगा कि भाई आज़ादी मिली और जब इसके साथ साथ 25 से 30 लाख लोग मरे, देश बटा और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, तो भाई कैसी आज़ादी। तो ये दिमाग में कि कोई भी इस मुल्क के विषय में चिंता करेगा, हम ही नहीं, वो दिमाग में पचेगा नहीं। ये हमारे दिमाग में एक कौंध रहा था, हांट कर रहा था। तो मैं उसी वक्त जो जिनकी उम्र 60-70, मैंने ये 70 के दशक की बात है, जो कि 70 के दशक में मैं पढ़ता होता था। तो 70 के दशक के शुरुआती दौर में हमने उन बुजुर्गों से पूछा जिनकी उम्र 70-70 के आसपास थी, कि हमने उनसे यही कहा कि भाई देखिए इस चीज़ बात है, और आप लोग तो जो है वो नज़ारा देखे होंगे, बात क्या थी। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा देश ये चाह रहा था कि भाई जिन्ना साहब जो चूँकि कुछ ही वक्त के मेहमान हैं और उनके बनने में कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक लाभ जरूर है, एक फ़ायदा जरूर है इस मुल्क को कि देश बंटने के खतरे से बच जाएगा। तो देश पूरा पक्ष में था जिन्ना साहब को बनाने में, कुछ अपवाद को छोड़ करके। मन आवाम, कांग्रेस जो है पक्ष में थी पटेल साहब को बनाने में, नेहरू पक्ष में कोई नहीं था। तो समझ जाए कितनी बड़ी साजिश ये दोनों गद्दार की होंगे इसको सत्ता दिलाने के लिए।
तो ये चूँकि एपिसोड लंबा हो रहा है, फिर आगे एपिसोड में बताया जाएगा। ये सब बहुत घातक किस्म के गद्दार हैं। ये वो जो मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू, उन्हीं की जो है, उन्हीं के ये सब देन है। गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका, गद्दार सोनिया गांधी और उनकी पूरी सेना जो हमारे देश में नफरत ही फैलाना, और उस नफरत को और आगे बढ़ाते हैं ये सब बीजेपी वाले, और बीजेपी वाले इसको पाल रहे हैं। खैर इसको और विस्तार से बताया जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को आगे यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।